आज हम लोग लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं एंड कॉन्सेप्ट्स इसके इतने कम हैं और ये चैप्टर जहां हमने फंडामेंटल स्टार्ट किया था जिसमें अभी तक भी तुमको कहीं ना कोई पॉइंट याद रखने में दिक्कत आती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही जाते हो तुम, वहीं हम समापन जो है हैप्पी एंडिंग पे कर रहे हैं। जैसे जो हैप्पी एंडिंग मूवीज होती है वो अच्छी लगती है ना, ऐसे ही डिसोल्यूशन इज अवर हैप्पी एंडिंग। इसमें आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थोड़े से लर्न करने पड़ेंगे, कुछ सेक्शंस भी हैं जो लर्न करने पड़ेंगे, बट कोई ट्रीटमेंट्स को बहुत ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो सामने लिखा है वही करते चले जाना है, क्योंकि अब हम बंद कर रहे हैं, अब हम फर्म को ही बंद कर रहे हैं। अभी तक तुम लोग जो कर रहे थे वो कर रहे थे रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही थी, मतलब पार्टनरशिप का जो प्रेजेंट स्टेटस है वो प्रेजेंट स्टेटस डिसॉल्व हो रहा था एंड वो एक न्यू स्टेटस में एंटर कर रहे थे। तो टिल नाउ you are doing dissolution of partnership but operational activities continues as usual. There is no effect on operational activities, but अब हम operational activities भी बंद कर रहे हैं, मतलब अब हम फर्म को ही बंद कर रहे हैं, क्लोजर ऑफ द बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल खत्म, मामला ही खत्म। ठीक है, अब हम वो कर रहे हैं। तो वो तो तोड़ना ताड़ना तो हमेशा ही आसान होता है, जोड़ने में तो दिक्कतें हैं सारी जिंदगी की। भैया दोस्तियां निभाने में तो दिक्कत है, तोड़ने में क्या, तू पागल, मैं बुरा मान गया, खत्म। कितना आसान है तोड़ना, ये तोड़ना तो यूं तोड़ दो, पेंसिल हाथ में यूं तोड़ दो, एनीथिंग। सो ब्रेकअप्स आर इजी, रिलेशनशिप्स आर टफ, है ना। तो इसी तरह से अब आज हम ब्रेकअप करना सीख रहे हैं। बहुत दिनों से हम लोग रिलेशनशिप्स करना सीख रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सब कुछ क्लोज कर देना है। तो आपका पूरा कंसंट्रेशन इस पे रहेगा कि हमें सब क्लोज करना है, हमें कुछ नया नहीं बनाना। मतलब मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ से जा रही हूँ, मुझे कोई नए रिश्ते नहीं बनाने। कोई नया आ भी जाता है कि भाई मेरा उधार दे, ले दबाओ नमक। मेरे को ये भी नहीं कुछ हिसाब में लिखना कि मैंने किसको दिया, दे दिया ना, खत्म, मामला खत्म। मुझे कोई नया अकाउंट ओपन ही नहीं करना, ठीक है। जो पुराने हैं उन्हें क्लोज करते चले जाना है। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब हुआ नाउ ऑनवर्ड्स फर्म इज गोइंग टू डिसकंटिन्यू देयर ऑपरेशनल एक्टिविटीज। गॉट इट। ये हम चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम ये चैप्टर करेंगे तो द बेस्ट पार्ट, no new ratio, gaining ratio, sacrificing ratio, no treatment such as different treatment of goodwill, और ये सब कुछ नहीं है। जो तुम अभी तक करते आ रहे हो वैसे ही बस डिस्ट्रीब्यूट करके काम खत्म कर देना है। कोई कुछ नहीं है कि हाँ अब इसमें कुछ अलग हो जाना है, क्योंकि रिश्ते खत्म कर रहे हैं ना हम। तो इसमें आपको करना क्या है, एक बनाना होता है रियलाइजेशन अकाउंट। अब एक नया अकाउंट आ गया, रियलाइजेशन। अभी तक हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे, अब हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज द मेन अकाउंट। एग्जाम में जनरली 90-95% रियलाइजेशन अकाउंट ही 6 नंबर का बनाने को आता है, पार्टनर्स कैपिटल आते ही नहीं है। तो और रियलाइजेशन अकाउंट अगर आपका ठीक बन गया तो पार्टनर्स कैपिटल तो कुछ है ही नहीं, बच्चे हैं। तो मेजर जो हमारी प्रैक्टिस है वो सारी रियलाइजेशन अकाउंट की और जर्नल एंट्रीज की है। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट एक वो अकाउंट है विच इज ओपन फॉर सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जितनी भी असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनको पूरी तरह से सेटल करने के लिए और टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन। जब हम डिसोल्यूशन कर रहे हैं उस डिसोल्यूशन की वजह से
हमारी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हम वो पढ़ेंगे। फिर हम इसमें प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मजे की बात, फिक्स्ड फ्लक्चुएटिंग का स्यापा भी खत्म हो गया। कितने खुश चेहरे नजर आ रहे हैं। इसलिए खत्म हो गया क्योंकि अब तो हम सब खत्म कर रहे हैं ना, तो जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस होंगे वो भी हम कैपिटल में ट्रांसफर करके क्लोज कर देंगे। अब सब कुछ कैपिटल में ही करना है, तो ये टेंशन नहीं है कि अरे करंट से करेंगे कैपिटल से करेंगे, सब कैपिटल से ही करना है, सबको उठा के कैपिटल में डाल देना है। चेहरों से ना खुशी सिमट नहीं पा रही है, मतलब ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल बना देंगे। अगर किसी पार्टनर ने लोन वोन दिया हुआ है फर्म को, मतलब अगर ये क्रेडिट बैलेंस वाला लोन है, कोई लोन वोन दिया हुआ है, तो वो अकाउंट एक बना देंगे। और लास्ट में बैलेंस शीट भी नहीं बनानी, क्योंकि बैलेंस शीट तुम तब बनाते ना बैलेंस शीट तो हम तब बनाते हैं ना जब हमें आगे बिजनेस चलाना है। अब तो हमने सारी एसेट्स बेच दिए, सारी लायबिलिटीज पे कर दी, जो बचा कुचा पैसा बच गया वो पार्टनर्स ने आपस में बांट लिया, तो खत्म। बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, जीरो जीरो नीलबट्टा सन्नाटा। लेकिन थोड़ा सा तो ट्विस्ट होगा, इसमें बैंक अकाउंट बनेगा लास्ट में या कैश अकाउंट बनेगा, जो हमारा लास्ट में टैली हो जाना चाहिए। इसलिए टैली हो जाना चाहिए क्योंकि कुछ बचना ही नहीं चाहिए भाई। जितना पैसा था या तो उसको सारी लायबिलिटीज पे ऑफ करने में चुका दिया, फिर जो बचा पार्टनर्स ने ले लिया, तो कैश बैलेंस कुछ होना नहीं चाहिए ना, अगर हमने सब कुछ सही किया है तो ये हमारा टैली हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बस ये हमें इतने से बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है जो हमारे लिए जरूरी है करना। जैसे कि सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि डिसोल्यूशन आखिर होता ही क्यों है, ऐसा क्या है कि डिसोल्यूशन की जरूरत पड़ गई, डिसोल्यूशन हो ही क्यों रहा है। बताओ, फर्म क्यों डिसॉल्व होती है? मतलब पार्टनर्स को कंटिन्यू नहीं करना, पार्टनर्स की जरूरत होती है ताकि वो जो भी बचा सामान होता है, तो पैसे बचते हैं, सब कुछ एसेट्स लायबिलिटी बेचने के बाद, पे करने के बाद उसे आपस में कैसे बांटना है। हाँ, नहीं, मेरा सवाल ये है कि किसी भी फर्म को डिसॉल्व होना ही क्यों पड़ रहा है? इतने बड़ा रिबन काट के इनॉग्रेशन किया होगा बिजनेस का, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट भी सोचा ही होगा, दिस विल गो फॉर एवर, इतने से बातें तो सोची होंगी, तो अब ऐसा क्या आ गया कि फर्म को डिसॉल्व करना पड़ रहा है? मैम जैसे जब पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ऐसा भी होता है कि पार्टनरशिप कब तक रहेगी, अगर वो टाइम पीरियड ओवर हो गया तो। ठीक है, अगर वो टाइम पीरियड ओवर हो गया तो, और पार्टनर्स के बीच में कोई, उसको मत दिखा, मुझे बता दे, लिख लिख के बात कर रहा है। नहीं, हाँ, जब एक पार्टनर बाकी सब में से इंसॉल्वेंट हो जाता है, सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, पागल हो जाए पार्टनर्स, मेंटल अनसाउंड हो जाए माइंड। हाँ, ये है, लिखा हुआ है भाई, व्हेन पार्टनर्स बिकम अनसाउंड माइंड, पागल हो जाए, मतलब अभी पागल बोलना नहीं चाहिए, गलत टर्म है, अनसाउंड माइंड, कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, कोई इलीगल एक्टिविटीज में आ गए तो फिर बंद कर देगी, कोर्ट ऑर्डर दे देगी, ठीक है। किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अगर उन्होंने पार्टनरशिप ओपन की थी तो वो क्लोज हो सकती है। इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एमसीक्यूज आते हैं तो इसके जो थ्योरी वाले पार्ट्स हैं वही आते हैं, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता है। और कुछ सेक्शंस भी हैं, जैसे कि पहली चीज़ की डिसोल्यूशन क्या है, इसकी डेफिनेशन हमें सेक्शन 39 हम इसमें जितना भी करेंगे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली करेंगे।
हम जितने भी सेक्शंस करेंगे इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो सेक्शन 39 ऑफ द एक्ट के आगे दा लगाते हैं। सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बताता है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है। वो कहता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म, ठीक है। मतलब अभी क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म, सबका मिलके पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर वन पार्टनर कर रहे थे, कोई रिटायर हो रहा है तो उसके लिए वो फर्म डिसॉल्व हुई पार्टनरशिप और रिकॉन्स्टिट्यूट कर ली हमने। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पर्सन इन द फर्म, तो ये क्या कह रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप among all the partners in the firm। तो वो सेक्शन 39 हमें बता रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन, ठीक है। समझ में आया, ये लिख लो फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, मतलब फर्म कैसे कैसे डिसॉल्व हो सकती है। 5 हमारे पास रीजंस हैं। एक होता है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब हम पार्टनर्स हैं 5 लोग और हम 5 लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हमें नहीं करना इस फर्म को कंटिन्यू, तो वी शुड डिसॉल्व इट। कोई इशू ही नहीं है, आराम से म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ और हमने डिसॉल्व कर ली, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में जनरली म्यूचुअल वाला ही है, ठीक है, बिकॉज इंसॉल्वेंसी हमारे सिलेबस में नहीं है। ऑल्दो सेकेंड हमारे पास जो है रीजन वो क्या है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब अगर कोई एक पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गया या बिजनेस अनलॉफुल हो गया तो इस केस में there is no option to continue that particular business, they have to dissolve that particular business, ठीक है। तो इस केस में उनका कंपल्सरी डिसोल्यूशन है, राइट। तो ये हम थियोरेटिकली करेंगे, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो इंसॉल्वेंसी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें मान के चलेंगे कि कंपनी के पास पैसा है सफिशिएंट, ऐसे कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट होता है बाय नोटिस। बाय नोटिस मतलब जैसे कि कोई एक पार्टनर बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस दे कि मैं ये चाहता हूं कि इस बिजनेस को डिसॉल्व किया जाए। भाई यहाँ तो क्या था, सब मिलकर चाहते थे, नोटिस में क्या है, कोई एक ही चाहता है, मतलब मान लो मैं ये चाहती हूँ तो बाकी सब ने कहा कि तो आप रिटायरमेंट ले लो अगर आपको बिजनेस में नहीं रहना, लेकिन नहीं, मैंने ये कहा कि नहीं, मैं पूरा फुल डिसोल्यूशन ही चाहती हूँ। उसके बाद आपको अगर कंटिन्यू करना है तो यू मेक अ न्यू फॉर्म, मैं ये नहीं चाहती कि ये फॉर्म ही कंटिन्यू रहे। सो पार्टनरशिप एट, कोई भी पार्टनरशिप जो एट विल होती है, जो हमने 11 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, तो जो भी पार्टनरशिप एट विल होती है वहां पर ये ऑप्शन आती है कि कोई भी एक पार्टनर नोटिस देकर बाकी पार्टनर्स को अपनी ये इंटेंशन बता सकता है कि आई वॉन्ट टू डिसॉल्व दिस फर्म, एंड दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। सेक्शंस आपको लर्न करने हैं क्योंकि एमसीक्यूज में ये हो जाता है, ठीक है। समझ में आई ये चीज। फिर ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट किस तरह के इवेंट हो, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म का टर्म एक्सपायर हो जाए, या हमारा कोई वेंचर था जिसके लिए हमने पार्टनरशिप की थी, वो वेंचर हमारा फिनिश हो जाए। मान लो मेट्रो लाइन के लिए हमने की थी और मेट्रो लाइन बन गई, तो अब मेंटेनेंस का किसी और के पास चला जाएगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन का हमारा टाइम खत्म हो गया, तो हमारी वो पार्टनरशिप हो गई खत्म। फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर
अगर डेथ ऑफ ए पार्टनर होता है तो नॉर्मली हमने क्या कहा, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। बट अगर ऐसा कुछ हो कि पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड, अगर किसी पार्टनरशिप डीड ने डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ फर्म, समझ रहे हो, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ मेंशन है तो बात और है। बट ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, partnership firm dissolves if the partnership firm does not provide for continuation of firm, या तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो, अदरवाइज डिसॉल्व हो जाएगी वो। ठीक है, रिटायरमेंट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कोर्ट ऑर्डर देगा। कोर्ट कब ऑर्डर दे सकता है? जब कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाए, या कोई एक पार्टनर इस तरह से इनकैपेबल हो जाए कि दैट पार्टनर इज ऑफ साउंड माइंड बट नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क, कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, या कोई एक पार्टनर गिल्टी फील हो जाए कि गिल्टी उस पर फिक्स हो गया है कि ये गिल्टी है फॉर एनी मिसकंडक्ट, तो उस केस में भी कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है। ठीक है मैम, बट अगर कोई गिल्टी भी हो जाए या तो फिर तब भी अगर बाकी बचे हुए पार्टनर्स कंटिन्यू करते हैं तो कोर्ट में उनको ही प्रूव करना पड़ेगा ना। कंटिन्यूअस लॉसेस अगर हो रहे हैं, या कोर्ट को किसी भी रीजन से ये लग रहा है कि ये फर्म जो है कुछ गलत काम कर रही है, ठीक है ना, या आपने जो पार्टनरशिप डीड बनाई थी उस पार्टनरशिप डीड में आपने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये सारे वो केसेस होते हैं ना बेटा कि आपका जो पार्टनरशिप है कोर्ट ये ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ? yes. अब हमारे थर्ड पॉइंट फिर से बता दो, बाय नोटिस वाला। बाय नोटिस वाला में यह है कि किसी एक पार्टनर ने ये नोटिस दिया कि आई वॉन्ट टू डिसॉल्व दिस फर्म, अ पार्टनर शोज हिज और हर इंटेंशन टू डिसॉल्व दैट पर्टिकुलर फर्म टू अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो फिर मैम इसमें बट अगर बाकी दोनों पार्टनर्स नहीं करना चाहते तो फिर वो मैटर कोर्ट में चला जाता है ना। वही तो बात है कि पार्टनरशिप डीड में कुछ हुआ तो उनका मेंशन होगा कि कोई पार्टनर ऐसे नहीं कर सकता, तभी तो सेक्शन 43 इस पे रूल कर रहा है। सेक्शन 43 के प्रोविजंस होंगे ना, नहीं करना चाहता तो ठीक है, वो फिर कोर्ट में मैटर जाता है। या पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा होगा कि कोई पार्टनर ऐसे अपनी इंटेंशन शो नहीं कर सकता, तो फिर बात हुआ है। लेकिन अगर आपने बनाई पार्टनरशिप एट विल है कि कोई पार्टनर ये इंटेंशन दे सकता है अंडर सेक्शन 43, तब तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 क्या कहता है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मतलब जो भी हमारा फर्म में लॉसेस होंगे वो लॉसेस पार्टनर्स की कैपिटल से पहले पे आउट होंगे। ठीक है, मतलब अगर हमको लॉसेस हैं और पिछले साल के कुछ प्रॉफिट्स हैं तो उन प्रॉफिट्स में से कर दो, फिर उन प्रॉफिट्स में से अगर नहीं हो रहा तो वो अपनी कैपिटल से उन्हें देना पड़ेगा। इंडिविजुअली पार्टनर्स को अपनी अपनी जो भी उनकी रेशो है उस रेशो में उस लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा कहता है। फिर हमारा क्या कहता है नेक्स्ट, कि जो भी हमारे पास पैसा आएगा, जो भी कलेक्शन आएगी, उससे पहले आप ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होगा? पहले आप आउटसाइड लायबिलिटीज पे करोगे, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उसमें भी जो सिक्योर्ड होती हैं, सिक्योर्ड अप टू दी वैल्यू ऑफ asset against which security is done। मतलब अगर कोई लायबिलिटी है, वो हमने कोई मशीनरी के अगेंस्ट लोन लिया हुआ है, अब वो लायबिलिटी 5 लाख की है, लेकिन हमारी वो जो मशीनरी है वो मशीनरी हमारी सपोज सेल हुई 2 लाख में, तो पहले 2 लाख उस मशीनरी के उस
पर्टिकुलर लायबिलिटी को पे ऑफ करने में जाएंगे तो उस लायबिलिटी के 5 में से 2 लाख तक सिक्योर्ड है, और फिर उसके बाद अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज पे होंगी, फिर अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज पे होंगी। तो पहले नंबर पे ये हो गई, दूसरे नंबर पे ये हो गई, इसके बाद क्या पे होना चाहिए, उसके बाद क्या पे होना चाहिए। ये हमारी जो 2 हैं इन्हें हम थर्ड पार्टी कहते हैं। फर्स्ट पार्टी कौन है, बिजनेस इटसेल्फ। सेकंड जो की लायबिलिटी होती है, जो इंटरनल लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटीज में भी फर्स्ट पार्टी फर्म खुद है, सेकंड पार्टी पार्टनर्स हैं, तो थर्ड पार्टी आउटसाइडर्स हैं। हमने पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे कर दी, फिर तीसरे नंबर पे जो भी पार्टनर्स के लोन थे उनकी पेमेंट कर दी, फिर पार्टनर्स की कैपिटल इसकी पेमेंट कर दी, और फिर इफ एनी रेजिड्यू मतलब फिर भी कुछ अगर बच गया, डिस्ट्रीब्यूट इन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये जो भी उनके एग्रीमेंट में आया है उस एग्रीमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ऑर्डर ऑफ पेमेंट। लायबिलिटीज कहाँ पर है? क्या इसमें इनसाइड लायबिलिटीज कहाँ है? ये इनसाइड ही तो है, पार्टनर्स लोन इनसाइड ही तो है। अच्छा, तो ये इसमें आपका, जैसे आपको केस स्टडी दे दी और फिर एमसीक्यूज में पूछ लिया कि किस ऑर्डर में पेमेंट करेंगे, तो इसलिए आपको ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है। हाँ, आउटसाइड मतलब जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उसमें जो सिक्योर्ड है हम पहले उनको पे कर देंगे, कितना, जितने अगेंस्ट वो सिक्योर्ड है, जितनी एसेट की। मान लो जैसे वो मशीनरी 5 लाख की थी, मैंने कहा कि मशीनरी 5 लाख की थी लेकिन बेची तो 2 लाख की मशीनरी आई, लेकिन उसके अगेंस्ट लोन 5 लाख का था, तो लोन 5 का था, मशीनरी की वैल्यू 2 लाख थी, हमने 2 लाख उस लोन में डाल दिया। लेकिन अगर वो मशीनरी 6 लाख में सेल हुई तो हम 5 लाख पहले उसका लोन पे कर देंगे, फिर वो जो 1 लाख है उस मशीनरी से पैसा आया वो किसी भी चीज में डाल देंगे। तो इसमें आपके कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं आने होते हैं, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में तो ये है कि हमारे पास सफिशिएंट पैसा है सब कुछ पे करने के लिए, पैसा कम पड़ ही नहीं रहा, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एमसीक्यू में तो वो दे ही सकते हैं ना कि कितना कितना पे करेंगे, और इसी में से ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं फिर। तो ये वाला हमारा जो सेक्शन है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस सेक्शन से हमारे काफी ट्रिकी क्वेश्चंस डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, चलो नोट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 49। सेक्शन 49 हमें कहता है कि एक तो हमारे पास फर्म्स डेब्ट है, एक हमारे पास प्राइवेट डेब्ट है। तो फर्म्स डेब्ट एंड प्राइवेट डेब्ट, इसका क्या मतलब हुआ कि फर्म अपने डेब्ट खुद पे करे और पार्टनर्स अपने डेब्ट खुद पे करें, यानी कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट पूरा फॉलो हो रहा है। फर्म डेब्ट पेड आउट ऑफ फर्म्स एसेट and private debt paid out of partners private assets। यही तो होना चाहिए ना, कायदा यही कहता है ना। बट अगर हमारी अनलिमिटेड पार्टनरशिप है तो आफ्टर पेइंग पर्सनल डेब्ट यानी कि प्राइवेट डेब्ट, अगर तो लिमिटेड लायबिलिटी है तब तो कुछ बात ही खत्म हो जाती है, बट अनलिमिटेड लायबिलिटी अगर पार्टनरशिप में है तो आफ्टर पेइंग प्राइवेट डेब्ट रिमेनिंग अमाउंट कहाँ जाएगा, अमाउंट अप्लाइड टुवर्ड्स
कहाँ जाएगा? अनपेड फर्म्स डेप्ट। अगर फर्म के डेप्ट कोई अनपेड रह गए हैं, ऐसा है कि फर्म के डेप्ट अभी बच गए, मतलब फर्म के असेट्स यूज करने के बाद भी फर्म के कोई डेप्ट आउटस्टैंडिंग हैं, ड्यू हैं, देन दोज डेप्ट्स कैन बी रीपेड फ्रॉम प्राइवेट असेट्स ऑफ पार्टनर्स, बट ओनली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट डेप्ट। आप उनके प्राइवेट असेट्स को पहले प्राइवेट डेप्ट के लिए लो, फिर जो बच जाता है अगर फर्म के असेट्स कम पड़ते हैं तो वहां पे अप्लाई कर दो, ठीक है? ये नहीं कि पहले सब कुछ फर्म का जाएगा, बट वाइसा वर्सा नहीं है इसमें। अगर फर्म के असेट्स बच गए, यानी कि फर्म के पास कैश बच गया और इनके डेप्ट अभी पड़े हैं, तो फर्म के असेट्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर पेइंग ऑफ प्राइवेट डेप्ट। भाई वो बचेंगे तो पार्टनर्स को अपने अपनी रेशो में मिलेगा, जो भी मिलेगा उस रेशो में वो उनको बांट देंगे, उसको जो मर्जी करो। तो वाइसा वर्सा नहीं है। क्लियर हुआ? समझ में आई? मैम बट पर्सनल डेब्ट क्या होता है? मतलब पार्टनर्स के, जो पार्टनर्स के हैं पर्सनल डेब्ट, तो उसे पे कौन करता है? पार्टनर खुद करेंगे। वही तो कह रही हूँ, वही तो मैं बता रही हूँ बेटा, पार्टनर्स खुद करेंगे, वो उनके डेब्ट है वो खुद पे करें, फर्म का कोई मतलब नहीं है उससे। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। लायबिलिटी वाला पार्टनर और लिमिटेड लायबिलिटी का क्या करता है? वो तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं कि फर्म में अगर तो लिमिटेड पार्टनरशिप है तब तो वो पार्टनर्स के जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते, लेकिन अगर फर्म की अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो और फिर उनके पास उनके बच गए अगर कोई डेप्ट, तो दैट कैन बी रीपेड थ्रू पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स। ठीक है? जैसे कि केस लेके चलते हैं। फर्म्स एसेट, फर्म्स डेप्ट। पार्टनर्स एसेट, पार्टनर्स डेप्ट। ठीक है ना? अगर फर्स्ट केस में फर्म के एसेट्स हैं 1 लाख और डेप्ट है 80,000, इनके हैं 50,000 और डेप्ट है इनके 60,000। सब अपना अपना कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, सब अपना अपना पे कर देंगे ना। इसमें से ये भी पे हो गया और इससे ये पे हो गया, जो बच गया वो बच गया, वो पार्टनर्स की अपनी प्रॉब्लम है। ठीक है? लेकिन अगर ये असेट इतने हैं और फर्म के डेप्ट हैं 50, यहाँ पे पार्टनर्स के असेट्स हैं 2 लाख लेकिन उनके डेप्ट है 60, तो अब क्या होगा? यहाँ पर डेफिशिएंसी है, ये यहाँ पे करने के बाद डेफिशिएंसी 50,000 की है। ये डेफिशिएंसी कहाँ जाएगी, कहाँ से आएगी? यहाँ से इसकी पेमेंट करने के बाद बैलेंस कितना बचा? 140। तो ये 140 में से 50 यहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? समझे कॉन्सेप्ट? कि यहाँ पर उनको कम पड़ा तो फर्म ने नहीं दिया, जबकि फर्म के पास था 20,000 लेकिन फर्म ने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे इनका कम पड़ा तो ये लोग दे रहे हैं। हाँ, अगर इनका भी यहाँ पे कम पड़ जाता तो फिर ये अपना अपना लॉस बियर करते। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? हाँ, देखो पहले केस में क्या हो रहा है, 1 लाख का फर्म के एसेट्स हैं और डेप्ट है 80, तो जो 20,000 उनके पास सरप्लस बचा वो पार्टनर्स में PSR में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
सिंपल। यहाँ पर पार्टनर के 50,000 के असेट्स है लेकिन डेप्ट 10,000 का था, तो जो 10,000 की डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी से फर्म को कोई मतलब नहीं है। फर्म इज नॉट गोइंग टू बियर दिस डेफिशिएंसी। ये वाला पार्ट समझ में आ गया? अब दूसरे पार्ट की बात करते हैं। इफ फर्म हैज अ असेट ऑफ 1 लाख एंड डेब्ट ऑफ 150, तो क्या हो रहा है? 50,000 हमारे पास डेफिशिएंसी है, ठीक है, डेफिशिएंसी 50 की हो गई। अब पार्टनर में देखें 2 लाख के एसेट्स हैं और 60,000 का डेब्ट है, तो पार्टनर के पास ये सरप्लस है। इस सरप्लस को दे कैन यूज्ड टू पे फर्म्स पेंडिंग डेब्ट्स। फर्म के जितने पेंडिंग डेब्ट हैं, कितने हैं वो? 50,000। तो 140 में से 50 यहाँ पे वो पे कर देंगे। और अगर यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी तो पे नहीं करते ना? लिमिटेड होती तो लिमिटेड होती तो कुछ नहीं करते। मैम जैसे फर्स्ट केस में 10,000 बच गया, कम रहा पार्टनर जब को फुलफिल करने के लिए, बट जो 20,000 हमारे फर्म के एसेट बच गए थे, जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर, वो फिर उनकी प्रॉब्लम है। हमें अगर वो उसको यूज करे पे करने, वो जो मर्जी करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी फर्म से मतलब है। वी आर नॉट मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, वी आर मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ अवर फर्म। वो जो मर्जी करें, हमें क्या मतलब है, वो दे ना दे, वी डोंट केयर। हमें यहाँ पे कम पड़ा तो हमें मतलब है कि उनके पास बचा है तो दो, सिंपल इज दैट। तो पार्टनर की प्राइवेट उसमें मत घुसो, अपनी फर्म पे कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताओ। श्योर? अकाउंटिंग वाले पोर्शन पर आए। अब हम आएंगे अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब भी हमें अपना घर शिफ्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं? कभी शिफ्टिंग की है? नहीं की? किस किस ने घर की शिफ्टिंग की है? तुम लोगों ने नहीं की? मैंने करी है। तुमने भी की है। जिन लोगों ने घर की शिफ्टिंग किया उन्हें ये बड़ी जल्दी समझ में आएगी एक चीज़ कि जब भी हम घर शिफ्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना सबसे पहले जो खराब सामान है उसको फेंकना शुरू करते हैं कि ये बेकार है, ये बेकार है, ये बेकार है। और फिर उसके बाद जो सही सामान है, जैसे कि कपड़े हैं, यूटेंसिल्स हैं, गिफ्ट आइटम्स हैं, हम सबके ग्रुप्स बना लेते हैं और उनको एक एक जगह इकट्ठा करके सारे पैकेट्स बना के कार्टन्स पैक करके, जो मूवर्स एंड पैकेट्स वाले भी आते हैं, वो सारे कार्टन्स पैक कर करके उन पे लिख लिख के एक रूम में स्टैकिंग करना शुरू कर देते हैं। ये खत्म, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। उसके बाद वो उसको हटाना शुरू करते हैं और इस दौरान जो भी स्क्रैप होता है उसे हम हटा देते हैं, फेंक देते हैं। जो बेचना है वो बेच देते हैं। फिर कोई पेमेंट लेने आ गए तो उसकी पेमेंट कर दी। इस तरह से हम अपना पूरा करते हैं, ठीक है? तो यानी कि हम सबसे पहले सारा सामान एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उसको रिस्पेक्टिव प्लेस पे कर देते हैं। सेम हमें करना है, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और उस रियलाइजेशन में सब कुछ डाल देना है। सारे लेजर्स क्लोज कर देने हैं, जितने भी लेजर्स हैं सब क्लोज कर देने हैं। तो सबसे पहले हम असेट्स के लेजर क्लोज करेंगे। असेट्स का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। तो उसे क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा सारे। हाँ, रियलाइजेशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का होता है। हम ये सोच के सबको हटा देते हैं असेट्स को कि चलो ये तो खत्म ही हो गए। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब ये जो असेट्स अकाउंट हम लिखेंगे ये इंडिविजुअल असेट्स होंगे, इंडिविजुअल।
सारे असेट्स को इंडिविजुअल लिखेंगे। इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? डेटर्स, मशीनरी, 2 फर्नीचर, 2 प्लांट, 2 बिल्स रिसीवेबल, सब अलग अलग लिखेंगे। नहीं, सबको अलग अलग लाइन से लिखते चले जाएंगे। अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है? ऑल असेट्स ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे हम, यानी कि एज अपीयर इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है उस पर ट्रांसफर करेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल एंड और करंट अकाउंट, अगर डेबिट बैलेंस है तो, ठीक है। नॉट ट्रांसफर्ड, इनको ट्रांसफर नहीं करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज सेपरेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, इनको हम सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे। इन वाले अकाउंट्स को हम सेपरेटली प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, जनरल से सुना है, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, ये भी ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्या करते हैं इनको? हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, इन्हें हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए ये दो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। अगर कोई पार्टनर्स का लोन है, पार्टनर्स का लोन है जिसका डेबिट बैलेंस है, नॉट ट्रांसफर्ड। अब हमें कैसे याद रहेंगी ये सारी चीजें? जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार ये सारे प्रोविजंस हम पढ़ लेंगे। उतनी बार हम क्यों पढ़ लेंगे? क्योंकि जितनी बार हम पढ़ेंगे हमें याद होते चले जाएंगे, ठीक है। पहले समझ लो फिर लिख लेना, मैं लिखने का टाइम देती हूँ ना, पहले समझ लो, तब क्या करोगे जब लिखने का टाइम लूंगी। पार्टनर्स लोन अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो मैम वो जो आईएफएफ होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वो तो लायबिलिटी साइड की बातें हो रही है ना अभी। हाँ, अभी तो हम असेट साइड की बात कर रहे हैं। फिर डेटर्स आर ट्रांसफर्ड एट फुल, मतलब विदाउट डिडक्टिंग प्रोविजन। मैम हाँ जी, जो एडवर्टाइजिंग सस्पेंस होता है वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है? वो तो लॉस है ना, एक तरह का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वो तो हम शुरू से एडमिशन हमने किया, रिटायरमेंट किया, डेथ किया, हमेशा डिस्ट्रीब्यूट ही करते आ रहे हैं ना, क्योंकि जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं दैट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक लॉस है, डेफर्ड अब लॉस हो गया क्योंकि हमारा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है। अब हम नए सिरे से प्रॉफिट था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। नहीं, प्रॉफिट कभी भी नहीं होता, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हमारे लिए, फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जिसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये हमारा पहली ट्रांजैक्शन हो गई। फिर टू क्लोज ऑल लेजर्स ऑफ लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। उन्हें क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। तो जितने भी लायबिलिटीज हैं अकाउंट डेबिट, सेम इंडिविजुअल क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट, सब तो रियलाइजेशन, सबको उठा के यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। इसमें क्या ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट जिनका क्रेडिट बैलेंस है नॉट ट्रांसफर्ड। क्यों ट्रांसफर नहीं हो रहे? हाँ, सेपरेटली नहीं बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, बिकॉज प्रिपेयर्ड सेपरेटली, इनको हम सेपरेट बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट वाली चीजें ये हैं, जनरल रिजर्व, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड बियॉन्ड द वैल्यू ऑफ क्लेम, जितना क्लेम है सिर्फ उतना ही ट्रांसफर करेंगे, जितना क्लेम से बाहर का वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है वो भी ट्रांसफर नहीं होगा। नॉट ट्रांसफर बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। IFF डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो ट्रांसफर होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स है ना हमारे पास, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या क्या हमारा ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सब ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आया? कोई डाउट? यस मैम। चलो मैम उस वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड वाला पॉइंट करना था। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में क्या होता है, मान लो हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड है 10,000, लायबिलिटी है 6,000, तो हम सिर्फ 6,000 ही ट्रांसफर करेंगे, 4,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सिर्फ 6,000 ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। अब हमने ट्रांसफर तो कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, पहले असेट्स को बेच देंगे, फिर लायबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे। तो हम ये कहते हैं फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, सारे असेट्स को रियलाइज करना है अब हमें। अब असेट्स के लेजर तो क्लोज हो चुके हैं ना, तो हम कहेंगे बैंक या कैश। हमें क्या डिसाइड करना है, बैंक या कैश में से कि हम क्या लेंगे। आपको जो भी बैलेंस गिवन होगा बैलेंस शीट में, अगर उसमें कैश इन हैंड गिवन है तो आप कैश लीजिए, बैंक दिया है तो बैंक लीजिए, और अगर दोनों दिए हैं तो बैंक इज ऑलवेज प्रेफरेबल। अगर जर्नल एंट्रीज करनी है, पूरी पार्टनरशिप में ये रूल अप्लाई होता है कि जब भी आपसे बोला जाता है कि पास जर्नल एंट्रीज एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट कि वी शुड टेकन कैश और बैंक, सो ऑलवेज प्रेफर बैंक ओवर कैश। जब भी आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो तो हमेशा बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन कीजिए, बिकॉज वी ऑलवेज प्रेफर ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक अकाउंट। ओके, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, जितने भी असेट्स हम बेच रहे हैं उन पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये फॉर सेल ऑफ
ऑल रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड असेट। अगर हमें ये भी बोला कि देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट वैल्यूड फॉर ₹5,000 नाउ सोल्ड, तो ये नहीं कि उस अनरिकॉर्डेड एसेट का अकाउंट ओपन कर देंगे, नो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अनरिकॉर्डेड है तब भी हम कैश या बैंक टू रियलाइजेशन करेंगे, ठीक है। इफ एनी पार्टनर टेक ओवर any asset whether recorded or unrecorded, so partner is the receiver, partner's capital account debited to realization, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि इफ realized value of any asset transfer to realization account, जितने भी हमने realization account में ट्रांसफर किए हैं, all assets which we transfer in realization account at the debit side, if realized value of any asset ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉट गिवन, हमें गिवन ही नहीं है, हमें ये बोला ही नहीं कि ये इतने में रियलाइज हुई। भाई नॉर्मली हमें लिखा होगा कि डेटर्स इतने में रियलाइज हुए, मशीनरी इतने में हुई, स्टॉक इतने में हुआ, फर्नीचर इतने में हुआ, कार इतने में हुई, सब कुछ गिवन होगा। बट अगर बाय चांस हमें कुछ ऐसा है कि गिवन नहीं है किसी एसेट की वैल्यू, देन book value is treated as realized value। जो बुक वैल्यू है उसी को रियलाइज्ड वैल्यू ले लेंगे, एक्सेप्ट फॉर गुडविल एंड प्रीपेड एक्सपेंस। एक गुडविल और प्रीपेड एक्सपेंस को तो अगर हमें रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दी हुई तो उसे निल ले लेंगे, जीरो ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बिजनेस जो कि बंद होने जा रहा है उसकी गुडविल की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है, बिजनेस तो बंद हो रहा है ना। और प्रीपेड एक्सपेंस, एक बार बताओ, आपने अपने किसी एम्प्लॉय को सैलरी दी या आपने अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर दिया और अब आप अपना बिजनेस बंद करके, हम तो जा रहे हैं अपना बिजनेस बंद करके, कौन आपको सैलरी वापस करने वाला है और कौन आपको रेंट वापस करने वाला है? अगर हमें बोला है कि हाँ भैया ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है या ये गुडविल है और इनके रियलाइज्ड वैल्यू इतनी है, देन इट्स ओके, अदरवाइज टेक इट एज अ जीरो, ओके। बट बाकी इन दो के अलावा जितने भी एसेट्स हैं, अगर उनके रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन, दैट शुड बी टेकन एज सेम इन द बुक वैल्यू। अगर मैं लिखा है फर्नीचर 10,000 का है तो 10,000 ही उसकी रियलाइज्ड वैल्यू है, ठीक है। अब बोलो, रियलाइज्ड वैल्यू जितने में सेल हो रही है, सेल कर रहे हैं, रियलाइज्ड वैल्यू का मतलब होता है जितने में सेल कर रहे हैं, रियलाइजेशन का मतलब हो गया सेल, ठीक है। क्लियर हुआ? ये ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश या बैंक अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इफ टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो हम ये करेंगे। एंड दिस इज फॉर ऑल रिकॉर्डेड and unrecorded liabilities, ठीक है।
दिस इज फॉर ऑल रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। क्लियर हुआ? इसमें एक नोट आ जाएगा नीचे, इफ एनी asset and liability mutually adjusted each other। समझ में आया इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जो मैं लिख रही हूं, if any asset or liability mutually एडजस्टेड ईच अदर, मतलब कोई फर्नीचर था, किसी क्रेडिटर ने कहा कि मुझे पेमेंट मत करो, मैं ये फर्नीचर ले लेता हूँ, ठीक है भैया। या कोई बैंक लोन था, तो बैंक ने कहा कि ये मशीनरी जो है हम इसको सेल कर देंगे, जितने में भी सेल होगी वो हमारा है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी असेट या लायबिलिटी म्यूचुअली एडजस्टेड ईच अदर, देन नो एंट्री इज पास्ड। हम कोई एंट्री पास नहीं करने वाले, ठीक है। किसी भी तरह की कोई एंट्री हम लोग पास नहीं करने वाले। समझ में आई ये बात? क्लियर हुआ? हाँ जी। बट जैसे फर्नीचर था 10,000 का, अगर हमने वो म्यूचुअली रजिस्टर हो गया तो हमको एंट्री क्यों नहीं करनी पड़ेगी? पता है इसलिए मतलब लिखेंगे क्या काम गया फर्नीचर? तो कुछ नहीं लिखेंगे, नोट लिख देंगे नीचे बस एक, कि फर्नीचर इज एडजस्टेड, क्रेडिटर्स हैव टेकन ओवर दिस फर्नीचर, दैट्स इट। क्योंकि हम क्रेडिटर्स का लेजर भी क्लोज कर चुके हैं, हम फर्नीचर का लेजर भी क्लोज कर चुके हैं, सब कुछ क्लोज हो चुका है। कुछ गायब हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा हमें, क्योंकि हमने सब क्लोज कर दिया अपनी तरफ से। नोट लिख देते हैं लिखने की एंट्री की वजह, ठीक है। और मैं तुम्हें ये एक डिस्क्लोजर दे देती हूँ कि जो हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं ना, एक्चुअली में जो डिसोल्यूशन की अकाउंटिंग है, दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर स्टडिंग। दिस इज ओनली बेसिक्स। एक्चुअली में डिसोल्यूशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ वन डे, इट इज अ प्रोसेस ऑफ 10-15 डेज, 1 month, 2 month, 1 year तक। तो जैसे जैसे असेट सेल होते रहते हैं, वैसे वैसे लायबिलिटीज की पेमेंट होती जाती है। तो हमें एक हिरार्की फॉलो करनी होती है। एक हमारे पास ऑफिशियल रिसीवर, लीगल पर्सन अपॉइंट होते हैं और वो ये सारे प्रोसेस करते हैं। तो ये पढ़ के ये मत समझने लग जाना कि असली में यही अकाउंटिंग है। आपको बहुत ही बेसिक चीज करवाई जा रही है, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा आप आगे का नहीं सीखोगे, और आगे का आपको 12th में सिखाया भी नहीं जाएगा, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आगे का आप सीखोगे अगर आप सीए करते हो, बीकॉम करते हो। जब आप कॉमर्स के लाइन में आगे पढ़ेंगे तो आप आगे का सीखेंगे। आप अपने सिलेबस देखो, सिलेबस में ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। अगर तुम अपनी बुक के फ्रंट पेज पे जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें ब्रैकेट में देखोगे तो उसमें लिखा है एक्सक्लूडिंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। पीसमील का मतलब पीसेस में असेट सोल्ड होते हैं और पीसेस में ही हम लायबिलिटीज को पे करते हैं। तो वो अपने आप में पूरी पार्टनरशिप के बराबर का टॉपिक है। जितनी तुम्हारी ये पूरी बुक है ना, उसके बराबर का टॉपिक है वो अपने आप में, इतना बड़ा टॉपिक है वो। तो इसलिए वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते क्या हैं? जो भी हमारा रियलाइजेशन का प्रोसेस है, ऐसा तो है नहीं, तो उसमें पूरा हमारा लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, सब कुछ होता है, तो कुछ तो खर्चा आएगा ही, ठीक है ना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर विच दीज एक्सपेंसेस आर पेड। तो इनको कैसे ट्रीट करेंगे? पहला, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द फर्म, यानी कि फर्म ने बियर किया, फर्म ने पे किया। तो सिंपल सी बात है, फर्म का खर्चा है, फर्म का खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश के थ्रू जा रही है पेमेंट तो कैश, और बैंक के थ्रू जा रही है तो बैंक। और वही अगर आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है तो जर्नल एंट्रीज में यू ऑलवेज यूज बैंक अकाउंट, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्योर। नेक्स्ट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी borne by and paid by a partner, borne by firm and paid by partner, तो फर्म के ऊपर तो एक लायबिलिटी हो गई,
कि कोई हमारे बिहाफ पे पे कर रहा है तो हमारी लायबिलिटी हो गई, लेकिन खर्चा फर्म का ही है क्योंकि बोर्न बाय फर्म है, खर्चा फर्म का ही है। क्योंकि खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी हमारा कंसर्न्ड पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट। अगर हमें ए कर रहा है तो ए इज कैपिटल अकाउंट, बी कर रहा है तो बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो भी कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय सेम पार्टनर, मतलब बियर भी वही कर रहा है, पे भी वही कर रहा है, तो फर्म का तो कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो नो एंट्री, फिर हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करो, ठीक है। फिर नेक्स्ट, एनी पार्टनर एग्रीज टू कैरी आउट डिसोल्यूशन फॉर एन एग्रीड रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। अब ये एक पॉइंट है जिसके लिए हमें सीबीएसई ने भी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि अगर किसी पार्टनर को रेम्युनरेशन मिल रहा है तो फर्म के लिए जो खर्चा है वो रेम्युनरेशन है, फिर चाहे एक्सपेंसेस कितने भी हों। तो हमने एंट्री क्या कर दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कंसर्न्ड पार्टनर, कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर हम मान के चलते हैं, जनरली ये कंफ्यूजन हो जाती है कि इसको सैलरी मिल तो रही है, तो जो भी सैलरी मिल रही है तो जो भी खर्चा होगा वो खुद ही पे करेगा। भाई हम सैलरी दे रहे हैं, बट हमने यहाँ क्या लिखा है, इंक्लूडिंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, ये लिखा होता है कि उसको इतनी सैलरी मिल रही है और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भैया इतने हो रहे हैं, मतलब हम सैलरी दे रहे हैं 10,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं 20,000 या 5,000 या 2,000 व्हाटसोएवर, लेकिन हम दोनों के अलग अलग एंट्री करते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट if any partner is getting remuneration as per CBSE guidelines, it should be clearly mentioned in the question that who is going to pay those expenses. रेम्यूनरेशन तो उस पार्टनर को मिल ही जाएगा, बट एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है इसके लिए क्लियर इंडिकेशन शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। अगर नहीं गिवन तो वैसे तो गिवन होगा ही होगा, मतलब उनकी गाइडलाइन ही ये है कि कोई भी पेपर ऐसा फ्रेम कर ही नहीं सकते जिसमें इंडिकेशन गिवन नहीं हो। फिर भी हम एक सिचुएशन ले लेते हैं कि अगर कभी ऐसा हो तो आप ये मत मान के चलना कि रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो वही पेमेंट करेगा, ये मान के चलना कि रेम्यूनरेशन मिल रहा है, फिर एक्सपेंसेस जो भी हो रहे हैं वो फॉर्म के अलग से हो रहे हैं, मतलब फॉर्म के ऊपर डबल मार पड़ रही है, उसको सैलरी भी दे रहे हैं और उसे एक्सपेंसेस भी दे अलग से पे कर रहे हैं। जब पार्टनर अग्री ना करे कैरी आउट करने के लिए, वो अग्री नहीं करेगा, नहीं अग्री की बात में बात ही नहीं आ रही ना एग्रीमेंट की, तो इसमें लिखा है ना मैंने, एनी पार्टनर अग्रीज टू कैरी आउट दिस सॉल्यूशन, तो अगर वो एग्री नहीं करेगा फिर तो ये केस ही नहीं बना, फिर तो ये केस ही नहीं बना, ठीक है। एंड लास्ट, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय अ पार्टनर, मतलब किसी पार्टनर ने कहा कि मैं बियर करूंगा लेकिन पेमेंट आप कर दो, तो मतलब अब हमें उससे लेने हैं ना, फर्म हैज टू रिसीव दैट मनी फ्रॉम दैट पार्टनर। तो फर्म क्योंकि बियर नहीं कर रही, अभी तक देखो हर जगह फर्म बियर कर रही थी कुछ ना किसी न किसी फॉर्म में, अब यहाँ पे बियर ही नहीं कर रही फर्म, तो फर्म के रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा ही नहीं। हम एंट्री कर देंगे जो भी पार्टनर के बिहाफ पे फर्म पे कर रही है, कंसर्न्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। ये लिमिटेड केसेस हैं, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से और जो अभी तक हमने एंट्रीज की हैं उन सब के कॉम्बिनेशन से और बहुत सारी अलग अलग एंट्रीज हम फ्रेम कर सकते हैं, तो वो प्रैक्टिस से आएगा, तो प्रैक्टिस इज मस्ट, ठीक है। चलो फोर्थ वाली में क्या हो रहा है, किसी पार्टनर को ना रेम्यूनरेशन मिल रहा है, मतलब सैलरी मिल रही है, तो जितनी हम सैलरी दे रहे हैं उतने से हम ये एंट्री कर देंगे विद द अमाउंट ऑफ सैलरी। अब अगर ये लिखा है कि हमने उसे सैलरी दे दी, एक्सपेंसेस वो खुद पे करेगा, तो ठीक है।
अगर हमें ये लिखा है कि हमने उसे सैलरी दे दी लेकिन इतने एक्सपेंसेस फॉर्म को अलग से और हुए हैं, तो वो फॉर्म की एंट्री हो जाएगी, 2 एंट्रीज। बस उसमें नहीं आया इंक्लूडिंग रियलाइजेशन। मतलब हम यहाँ पे इसमें तो हम ये वाला एजम्पशन लेके लिख रहे हैं कि जो भी उसका रेम्यूनरेशन है उसमें एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है। जो हम उसको दे रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो क्या करते? तो इसका मतलब फॉर्म पे कर रही है ना अलग से। तो नहीं लिखी तो अलग हो। हाँ, मतलब अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हमें मान के नहीं चलते कि ये होगा ही होगा, मैं ये बताना चाह रही हूँ। हम फिर ये करते हैं कि उसको सैलरी भी देंगे और फॉर्म अलग से एक्सपेंसेस भी पे करेगी। ठीक है। अब देखो, मेजर हमारे सारे टॉपिक्स हो गए हैं। अब एक दो छोटी छोटी चीजें, जैसे कि अभी जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाली कहानी आई थी। मान लो तुम्हें बैलेंस शीट में डेटर्स दिए 50,000 और उसमें लिखा है लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5,000 45, ऐसे लिखा होता है ना, या तो ऐसे लिखा होगा या कैसे लिखा होगा कि बैलेंस शीट की असाइड में 50 लिखे होंगे और लायबिलिटीज में 5,000 प्रोविजन लिखा होगा। यही 2 तरीके हैं। तो हमें क्या करना है, ये वाला अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे डालना है और ये वाला अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डालना है। तभी तो डेटर्स क्रेडिट हो गए, रियलाइजेशन डेबिट हो गया। उल्टा ही तो कर रहे हैं। नहीं, डेटर्स एसेट होते हैं। एसेट होते हैं ना, तो डेबिट बैलेंस होता है ना। हाँ, तो क्रेडिट करेंगे ना। तो आपने डेबिट लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पर आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स नहीं हो गया। अच्छा, उसकी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पर आ रहा है ना, तो रिवर्स ही तो हो गया। हाँ, और प्रोविजन हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। ठीक है, ऐसे ही हाँ जी बिल्कुल अलग अलग होगी। पार्टनर्स लोन 2 तरह का होता है। एक होता है एट असेट साइड, एक होता है एट लायबिलिटी साइड। है ना। जो असेट साइड है उसमें हमने सिंपली क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। भाई असेट साइड था, डेबिट बैलेंस था, हमने उसे कर दिया क्रेडिट और पार्टनर कैपिटल कर दिया डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल हैज डेबिट बैलेंस। अगर किसी रीजन से आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमें पता चला कि पार्टनर का जो कैपिटल है उसका डेबिट बैलेंस हो गया। नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए ना, बट इसमें डेबिट बैलेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो जो पार्टनर्स लोन है डेबिट, पहले उसके कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। इसका लॉजिक समझ लो। उसका डेबिट बैलेंस है मतलब क्या हुआ, हमें उन पार्टनर से पैसा लेना है और पार्टनर्स के लोन का क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, हमें देना है। तो कोई भी फॉर्म के पॉइंट से सोचो, जितना हमें देना है तो हम अपना तो बचा हुआ पैसा काट के फिर देंगे ना उसे। भाई ये फॉर्म हैज टू पे, ये फॉर्म हैज टू रिसीव,
तो जितना उसे रिसीव करना है वो रिसीव करके तभी तो बचा हुआ देगी उसे, ऐसे कैसे दे देगी? अगर मेरे को तुमसे पैसा लेना भी और देना भी है, मान लो आई हैव टू रिसीव मनी 10,000 फ्रॉम यू एंड आई हैव टू पे 15,000 टू यू। मेरे को 10,000 तुमसे लेने हैं और 15 तुम्हें देने हैं, तो मैं एक्चुअली में तुम्हें कितने दूंगी? 5 ही दूंगी ना। ये थोड़ा ना है कि जो मुझे देने हो तो मैं पूरे दे दूंगी, ये लो 15, और फिर तुम बाद में को नमस्ते टाटा बाय बाय, ऐसा थोड़ा ना होगा। काट पीट के तो दूंगी ना मैं, तो फर्म अपना हिसाब किताब करके देगी। जो भी उसका लोन है कहेंगे पहले ये डेबिट बैलेंस चुकाओ, उसके बाद हम दे देंगे बचा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल का हैज क्रेडिट बैलेंस, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो सिंपल पार्टनर्स लोन। डेबिटेड टू कैश या बैंक। ठीक है, समझ में आया? तो बाय दिस योर कॉन्सेप्ट्स आर ओवर। हमने डिसोल्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, बट कॉन्सेप्ट खत्म होने का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि चैप्टर खत्म हो गया है। कॉन्सेप्ट खत्म होने का मतलब है कि अब आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। ठीक है, तो रूल क्या रहेगा इस चैप्टर को करने का कि जितने भी इतना सारा हमने लिखा है बैठ के, whenever you start doing questions, just take a read and then start questions। उससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे सारे इसके प्रोविजंस लर्न होते चले जाएंगे। जैसे कि अभी फर्स्ट टेक अ रीड फॉर ऑल द कॉन्सेप्ट्स, देन स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।